क्लास के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने किया था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को कंप्लीट कर लिया था और साथ साथ मीन वैल्यू और रोल्स थ्योरम भी हमने देखी थी। अब हमारी बात को आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस पे एप्लीकेशंस देखते हैं। पहले तो देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है, और फिर हम देखेंगे कि इनके ऊपर एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, डेरिवेटिव का यहाँ पे यूज क्या है। तो पहले तो ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चीज क्या है। अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग फंक्शन की पहले, तो इंक्रीजिंग जो चीज होती है ना, वो हमारी दो तरीके से होती है। कोई भी चीज जो इंक्रीज करती है, कोई भी चीज अगर इंक्रीज करती है तो वो दो तरीके से इंक्रीज करती है ना। एक तो वो इंक्रीज करती है इस तरीके से कि वो डिक्रीज नहीं करती। जब कोई चीज डिक्रीज नहीं करती तो भी उसको हम इंक्रीजिंग ही बोल देते हैं, है ना। तो भी उसको हम क्या बोल देते हैं, इंक्रीजिंग ही बोल देते हैं, है ना। जैसे कि मान लो मैं तुमको बोलूं कि कोई बाइक बाइक चला रहा है ना, और वो धीरे 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 अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, पर फिर वो 30 पे कुछ देर रुका, उसने और नहीं बढ़ाई, 30 पे वो चलता गया चलता गया चलता गया, फिर 30 के बाद उसने फिर बढ़ाई 40 50 60। यानी कि स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, घटी तो नहीं कहीं पे भी। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि स्पीड बढ़ी नहीं, रुक गई एक जगह, है ना, पर उस टाइम घटी तो फिर भी नहीं। तो एक तो इंक्रीज करना होता है इस तरीके से कि कोई चीज डिक्रीज ना करे। उसके अंदर एक केस ये भी आ जाता है कि वो ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है, वो तो हो जाएगी नॉन डिक्रीजिंग वाली चीज। ठीक है, वो तो हो जाएगी नॉन डिक्रीजिंग वाली चीज। और एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाती है। एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ बढ़ती जाती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 10 20 30 40 50 51 52 53 बढ़ती जाएगी, बराबर भी नहीं होगी। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो जो हमारा फंक्शन होता है वो भी ये दो ही तरीके से इंक्रीज करता है। एक हमारा ऐसा फंक्शन होता है जो सिर्फ क्या करता है, डिक्रीज नहीं करता, और एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे कि मैं दोनों फंक्शंस का एग्जांपल लेता हूं और फिर डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे मैंने लिखा सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर मैं बात करूं, तो ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन जो है ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा तुम्हें। अगर सिर्फ इंक्रीजिंग सॉरी अगर सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करें, तो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, वो बढ़ता जाएगा, और हो सकता है वो बीच में कहीं कांस्टेंट भी हो जाए और फिर वो बढ़ता जाए। ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, वो सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे, क्योंकि बीच में ऐसी स्टेज आई जहां पे वो बढ़ा नहीं तो घटा भी नहीं। ये वाली जो स्टेज है जहां पे एक सीधी लाइन दिख रही है, वो स्टेज है जहां पे वो बढ़ा नहीं तो घटा भी नहीं, समझ रहे हो। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। अब हमें इसकी क्या देनी है, हमें इसकी मैथमेटिकल नोटेशन देनी है, हमें इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है कि मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली हम इस चीज को कैसे बताएंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब देखो हम मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं कि कोई भी दो x1 x2 ले लो। मान लो एक तुमने x1 ले लिया और एक तुमने x2 ले लिया, है ना। अगर मैं तुमको अब यहाँ पे एक बात ये बोलूं कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, तो अगर मैं यहाँ पे फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन क्या करेगा बताओ, एफ ऑफ x2 जो वैल्यू होगी फंक्शन की x2 पे, जो वैल्यू होगी फंक्शन पे x2 पे, x1 पे तो वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, फंक्शन की x2 पे वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, और मान लो ये पॉइंट और आगे होता तो यहाँ होता। यानी कि जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा फंक्शन तो बड़ा हो रहा है। अगर फंक्शन वैल्यू बढ़ा रहा है अपनी, तो x1 पे जो वैल्यू दिखेगी वो नीचे दिखेगी, और x2 पे जो वैल्यू दिखेगी वो ज्यादा दिखेगी। तो क्या f ऑफ x2 जो होगा वो f ऑफ x1 से बड़ा नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है अगर तुमने x1 और x2 दोनों यहीं से उठा लिए, दोनों बीच के नंबर उठा लिए, यहीं से ही तुमने x1 और x2 को पिक कर लिया जहां पे ये बढ़ ही नहीं रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो f ऑफ x2 है वो बराबर आ जाए f ऑफ x1 के। जो f ऑफ x2 है वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए f ऑफ x1। तो अगर x2 की वैल्यू x1 से बड़ी लोगे, तो जो f ऑफ x2 आएगा वो f ऑफ x1 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये ओरिजिनली इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तुमसे तो ये बताओगे कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो f ऑफ x2 जो होगा वो f ऑफ x1 से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ये बात समझ आ रही है। तो ये बात तुम्हें समझनी, पहले तो ये हो गया इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग वाले में क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग फंक्शन की, सॉरी सॉरी डिक्रीजिंग पे तो बाद में जाएंगे, ये तो रहेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले की। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा बताओ। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की तुम बात करोगे तो जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा वो सिर्फ बढ़ेगा ही, वो कभी बराबर नहीं होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का जो ग्राफ दिखेगा वो ऐसा ही बढ़ता ही जाएगा, मान लो ऐसा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता जाएगा, इंक्रीज ही करेगा, कहीं बराबर भी नहीं होगा। अगर इस केस में तुम ऐसे दो पॉइंट्स x1 और x2 ले लोगे, मान लो एक पॉइंट तुमने यहाँ पे x1 ले लिया और एक पॉइंट तुमने यहाँ पे x2 ले लिया, अगर इस केस में तुम यहाँ पे दो पॉइंट x1 x2 लोगे, तो जो f ऑफ x1 आएगा वो तो यहाँ दिखेगा तुम्हें, और f ऑफ x2 जो दिखेगा वो तुम्हें यहाँ दिखेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो अगर मैं f ऑफ x1 की बात करूं तो फंक्शन का जो x1 पे वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, और फंक्शन की जो x2 पे वैल्यू आएगी, फंक्शन की x2 पे वैल्यू यहाँ आएगी। मानते हो। तो अब की बार तो यहाँ पे बराबर होने का भी कोई चांस नहीं है, यहाँ पे तो बराबर होने का भी कोई चांस ही नहीं है। अगर यहाँ पे हम बोले कि अगर x2 बड़ा है x1 से,
तो फिर डेफिनेटली जो एफ ऑफ एक्स टू है ना वो बड़ा ही होगा एफ ऑफ एक्स वन से, क्योंकि फंक्शन बराबर भी नहीं होगा, फंक्शन कॉन्स्टेंटली क्या करेगा, फंक्शन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज ही करता जाएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के अंदर इक्वेलिटी वाला पार्ट भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर जो इक्वेलिटी है ना वो भी पॉसिबल नहीं हो पाती है। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को क्या कहेंगे, हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को एक आसान भाषा में हम डिफाइन करें, अगर हमारे समझने में डिफाइन करें, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इंक्रीजिंग फंक्शन है वो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू लेगा। x2 बड़ा पॉइंट है, आगे जाएंगे तो फंक्शन बड़ा होगा, तो जो x2 पॉइंट है उस पर बड़ी वैल्यू और जो x1 पॉइंट है उस पर छोटी वैल्यू है, तो फंक्शन बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू लेगा और फंक्शन छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा। एग्री करते हो? जो भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस दुनिया का, अगर पॉइंट बड़ा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू भी बड़ी लेगा, और अगर पॉइंट छोटा है तो फंक्शन उस पॉइंट पे छोटी भी वैल्यू लेगा, क्योंकि अगर पॉइंट बड़ा है तो वो राइट साइड में मिलेगा, है ना, और राइट साइड में फंक्शन ऊपर जाएगा, लेफ्ट साइड में फंक्शन नीचे दिखेगा, तो बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू लेगा और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बताओ। ये हो गया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैं तो इसको ये बोलूंगा कि खाली इंक्रीजिंग ना बोल के इस फंक्शन को तुम नॉन डिक्रीजिंग से याद रखो। ये वर्ड ज्यादा बेटर है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग यानी कि जो घटे ना। ठीक है, तो ये तो हो गया इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब अगर मैं बात करूं डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो सेम ऐसी बात हो जाएगी। अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन को बोलूंगा तो फिर डिक्रीजिंग फंक्शन को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? नॉन इंक्रीजिंग। इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं। इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजिंग फंक्शन को हम नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल सकते हैं। समझ आ रही बात? तो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, ये देखो। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा? जो बढ़े ना, घटता रहे पर बढ़े ना, घटता रहना चाहिए पर बढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बीच में बराबर भी हो सकता है। तो ऐसे मान लो कोई फंक्शन आ रहा है, बीच में कांस्टेंट हो गया पर वो फिर घटता जा रहा है, तो ऐसा कोई फंक्शन होगा उसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग बोलेंगे, यानी कि नॉन इंक्रीजिंग। ये फंक्शन घट रहा है, बीच में एक जगह कांस्टेंट भी हो गया फिर घट रहा है, तो इस फंक्शन को हम नॉन इंक्रीजिंग का नाम देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि कोई x1 पॉइंट है, सपोज, अगर मैं कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ पे कोई x1 पॉइंट और यहाँ पे कोई x2 पॉइंट है ना, तो अगर मैं तुमको बोलूँ कि इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 है, अगर x2 x1 से बड़ा है, तो यहाँ पे फंक्शन घट रहा है, नीचे जा रहा है, तो बाद वाले पॉइंट पे तुम्हें छोटी वैल्यू दिखेगी। बाद वाले पॉइंट पे जो वैल्यू दिखेगी वो छोटी दिखेगी, और पहले वाले पॉइंट पे वैल्यू तुम्हें बड़ी दिखेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जो एफ ऑफ एक्स टू होगा ना वो छोटा होगा प्योर। एफ ऑफ एक्स टू क्या होगा? छोटा होगा। एक सेकंड वेट करना।
1 मिनट रुको भाई, 2 मिनट के लिए बस। सॉरी ना यार, एक अर्जेंट कॉल आ गया था तो लेना पड़ा, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। अगर x2 बड़ा है x1 से, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो x2 पे जो वैल्यू होगी वो फंक्शन की छोटी मिलेगी ना, क्योंकि फंक्शन घटता हुआ आ रहा है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो क्या आ रहा है, घटता हुआ आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो जो f ऑफ x2 होगा वो यहाँ पे छोटा मिलेगा f ऑफ x1 से। अच्छा, फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज है कि जो बीच में, अगर यहाँ वाली स्टेज का कोई 2 पॉइंट तुमने उठा लिए, अगर यहाँ वाली स्टेज के कोई 2 पॉइंट तुमने उठा लिए सपोज, तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू सेम भी हो सकती है, तो यहाँ पे फिर हमारी जो डेफिनेशन है लेस देन इक्वल टू बन जाएगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे ऐसे यूज हो जाएगी। तो अगर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये बोलेंगे हम कि अगर x2 बड़ा है x1 से, तो जो f ऑफ x2 है वो छोटा या बराबर होगा f ऑफ x1 से। हाँ, कल मैंने अपडेट किया तो था टेलीग्राम पे कि क्लास में 7 पे लूंगा, है ना। अब अगर हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, हमारा फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करें, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में जो वैल्यूज हैं वो कंप्लीटली डिक्रीज करेंगी, कंप्लीटली क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी ऐसे। ठीक है, हाँ मैं कर दूंगा, अभी कर दूंगा गोविंद, 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा। वैसे आज क्लास जल्दी करने का कोई सेंस था नहीं, सारी चीज़ें गड़बड़ी हो गई, थोड़ा लेट शुरू हुआ क्लास, अब मेरा ये कॉल आ गया तो इसमें 10 मिनट लग गए, मैं अभी कर दूंगा समराइज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में जो x1 पे वैल्यू होगी वो तो ज्यादा ही होगी ना, अब यहाँ पे बराबर होने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पे हम देखें तो इक्वल होने का कोई भी चांस है ही नहीं, ये वाली बात है, समझ रहे हो। तो फंक्शन की जो x1 पे वैल्यू होगी वो x2 की वैल्यू से पक्का ज्यादा ही होगी। तो अगर मैं ये बोलूं इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, दिस इंप्लाइज f ऑफ x2 जो होगा ना वो पक्का छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता है। बराबर तो बराबर, बड़ा होने का तो कोई चांस ही नहीं है, बराबर भी नहीं हो सकता है। तो अगर इस बात को अगर मैं आसान भाषा में बोलूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिक्रीजिंग फंक्शन में छोटे पॉइंट पे तो बड़ी वैल्यू मिलती है और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू मिलती है, छोटे पॉइंट पे बड़ी वैल्यू मिलती है और बड़े पॉइंट पे छोटी वैल्यू मिलती है, तो ऐसे फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। फिर से मैं एक बार बात को रिपीट कर रहा हूं, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बोला था। इंक्रीजिंग फंक्शन दो तरीके के होते हैं, इंक्रीज, कोई चीज इंक्रीज दो तरीके से कर सकती है, या तो वो डिक्रीज ना करे, यानी कि वो घटे ना, इंक्रीजिंग को हम क्या कह सकते हैं कि वो घटे ना, और या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो बढ़ता ही जाए। तो अगर खाली इंक्रीजिंग बोल रहे हो जो घटे ना, नॉन डिक्रीजिंग, तो जो घट नहीं रहा यानी कि वो या तो बढ़ रहा है और या वो बीच में कहीं बराबर है और फिर वो बढ़ रहा है, तो ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग हो गया, ये घट नहीं रहा है कहीं भी, तो इसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोई x2 लेता हूं और कोई x1 लेता हूं, अगर x2 बड़ा है x1 से, तो अगर फंक्शन बड़ा हो रहा है तो आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन ज्यादा वैल्यू लेगा और पीछे वाले पॉइंट पे फंक्शन छोटी वैल्यू लेगा। तो आगे वाले पे ज्यादा ले रहा है तो x2 अगर x1 से बड़ा है तो f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ा ही होगा। पर ये देखो बीच के अगर ऐसे 2 पॉइंट ले रहे हो जहां पे फंक्शन बढ़ नहीं रहा, वहां पे ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो f ऑफ x2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन हो जाएगी। और अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो वो फंक्शन क्या है, सिर्फ बढ़ता जाएगा, वो कहीं बराबर भी नहीं होगा, उसकी बराबर होने की स्टेज भी नहीं आएगी। तो फिर हम ये क्या कहेंगे, अगर x2 बड़ा है x1 से, अगर x2 एक पॉइंट है जो बड़ा है x1 से, तो x2 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो पक्का ज्यादा ही होगी, वो क्या होगी, पक्का ज्यादा ही होगी। तो x2 अगर बड़ा है x1 से तो f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 आएगा। ये डेफिनेशन हो गई इंक्रीजिंग फंक्शन की। तो मैं क्या कह रहा था कि बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू लेगा और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो यहां से तो मैंने कंटिन्यू कर ही लिया था। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, जो इंक्रीज ना करे, जो घट जाए पर बीच में बराबर भी हो जाए, ऐसा फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, अगर x1 बड़ा है x2 से, तो x1 पे वैल्यू ज्यादा दिखेगी और x2 पे वैल्यू कम दिखेगी, है ना। तो अगर x2 पे वैल्यू ज्यादा है और x1 पे वैल्यू कम है, तो जो f ऑफ x2 पे जो वैल्यू होगी वो या तो छोटी होगी या बराबर होगी, क्योंकि x2 आगे की तरफ है, फंक्शन घट रहा है तो आगे छोटी वैल्यू आएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। तो f ऑफ x2 जो है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x1 हो जाएगा, और ये डिक्रीजिंग वाला मैंने अभी बताया है। अब बात ये आती है कि सर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन तो हो गए, ठीक, अब इसमें डेरिवेटिव का क्या रोल है। अब एक बात अच्छे से समझना मेरी बात, तुम मुझे एक बात ये बताओ कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कंसेप्ट है, क्या वो एक पॉइंट पे हो सकता है, हाँ या ना। एक बार थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ अपनी और मुझे इस चीज का जवाब दो। सभी को गुड इवनिंग भाई, हाँ मेरा केवीएस पीजीटी वाला हो गया है, वो पता ही होगा सबको, ठीक है, क्या ही है उसमें, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, क्या कह रहा था कि मुझे ये बताओ क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक फंक्शन एक पॉइंट पे हो सकता है, एक पॉइंट के ऊपर, अगर एक्स की मैं कोई वैल्यू लूं तो उसके ऊपर हम क्या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर सकते हैं, यस या नो। सोचो।
बताओ क्या एक पॉइंट पे, बिल्कुल देवकांत, बताओ क्या एक पॉइंट पे फंक्शन डिक्रीज या इंक्रीज कर सकता है? अमीर उनका जवाब है हाँ, गगन का भी जवाब है हाँ। एक पॉइंट के ऊपर तुम कैसे बताओगे कि फंक्शन घट रहा है कि बढ़ रहा है? यशोधर भी कह रहा है हाँ। एक पॉइंट के ऊपर ये कैसे बताओगे कि एक फंक्शन घटा या बढ़ा? ये बताओ मेरे को, क्या बता पाओगे ये बात कभी कि एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन घटा या बढ़ा? एक पॉइंट के ऊपर कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होता है फंक्शन, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो फंक्शन होते हैं वो एक इंटरवल के ऊपर होते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है? एक इंटरवल के ऊपर होता है। ये हमेशा जो प्रॉपर्टी होती है एक फंक्शन की, ऑन एन इंटरवल होती है, एक पॉइंट पे कभी बात नहीं होती है। तुमसे हमेशा, हाँ ठीक है गोविंद, तुमसे हमेशा वो ये नहीं पूछेगा कि एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एक इंटरवल के ऊपर, ठीक है। फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेगा एक इंटरवल के ऊपर, है ना। फंक्शन का डिक्रीजिंग बिहेवियर यहां से यहां तक है भाई, मैं बोलूंगा कि ए से लेके बी तक फंक्शन बढ़ा के घटा। ये बताओ, मैं ऐसे पूछूंगा तुमसे कि भाई यहाँ पे मान लो 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 तक के इंटरवल पे फंक्शन घटा या बढ़ा? फिर तुम देखोगे कि फंक्शन घट रहा है। अब मान लो मैं तुमको ये बात कह दूं कि यहाँ पे मान लो 0.5 है, 5 के ऊपर फंक्शन डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है? 5 के ऊपर तो एक वैल्यू है, 5 के ऊपर तो एक वैल्यू है, 5 पे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की कोई सेंस ही नहीं बनती है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो बिहेवियर होता है ना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हालांकि फिर भी इसमें फंस जाते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो बिहेवियर होता है वो एक इंटरवल का बिहेवियर होता है, ना कि एक पॉइंट का बिहेवियर होता है। अब एक बात समझते हैं कि इसके अंदर डेरिवेटिव का क्या कंसेप्ट है। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसको पढ़ रहे हैं, तो डेरिवेटिव क्या करके देता है, तो यूज ऑफ डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है। देखो एक फंक्शन का डेरिवेटिव अगर तुम्हें याद हो, तुमने डिफरेंशियबिलिटी पढ़ी थी, तो हमने एक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या लिखा था, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फर्स्ट प्रिंसिपल से एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में एच, ये पढ़ा था। एच तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मैंने तुम्हें कहा था एच की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही है। अब मुझे एक बात बताओ जरा तुम, पहला केस, अगर मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर मैं मेरे फंक्शन की बात करूं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा कि फंक्शन बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू लेगा और छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा। तुम्हें पता है बड़ा पॉइंट होगा उस पर ज्यादा वैल्यू लेगा, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू लेगा। तो अगर मैं एफ डैश एक्स की बात करूं तो जरा मुझे बताओ, बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू ली है, छोटे पॉइंट पे छोटी वैल्यू ली है, जो एच है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मैंने बताया एच तो एक पॉजिटिव नंबर है जो जीरो के पास है। तो यहां तो मेरा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब जो एच है वो वैल्यू पॉजिटिव ही रखेगा। न्यूमरेटर बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? न्यूमरेटर बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? न्यूमरेटर पॉजिटिव आएगा, ये वाली वैल्यू बड़ी रहेगी और ये वाली वैल्यू छोटी रहेगी, मानते हो? तो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी? जीरो भी नहीं हो सकती, जीरो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बड़ा ही रहेगा और ये छोटा ही रहेगा, क्योंकि x प्लस एच बड़ा पॉइंट है और x छोटा पॉइंट है। तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे, वो बड़ी ही आएगी एफ एक्स से, क्योंकि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात कर रहे हैं। तो जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा, एक इंटरवल के ऊपर, किसी भी इंटरवल के ऊपर जहां पे भी तुम बात कर रहे हो। ये एक वैल्यू के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, ऑन ए बी, एक इंटरवल लिख रहा हूं मैं, ए बी इमेजिनरी इंटरवल अपनी तरफ से। तो जब भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा? अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है, अगर हमारा फंक्शन सिर्फ क्या है, इंक्रीजिंग है, तो क्या होगा बताओ? अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की बात करो, अगर फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग होगा तो जो ये वैल्यू है ये इसके बराबर भी तो हो सकती है, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। अगर बराबर हुई तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बड़े पॉइंट पे फंक्शन या तो बड़ी वैल्यू लेगा या बराबर वैल्यू लेगा, है ना। तो जो न्यूमरेटर है वो या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, नीचे वाला तो पॉजिटिव है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा, अगर हमारा फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है ऑन ए बी, जिस भी इंटरवल पे तुम बात कर रहे हो। समझे? ये यहां से बने हैं ये रिजल्ट, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पढ़ा है कभी ऐसे, मतलब पता थी ये बात कि ये एफ डैश एक्स जीरो क्यों होता है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो? थर्ड वाला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर मैं बात करूं, अगर मेरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा? अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो क्या होगा? एफ डैश एक्स। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जो बड़ा पॉइंट है उस पर छोटी ही वैल्यू आती है और जो छोटा पॉइंट है उस पर बड़ी ही वैल्यू आती है। तो जो बड़ा पॉइंट है उस पर वैल्यू छोटी ही आएगी, ये जो वैल्यू होगी ये इससे कम ही होगी, बराबर भी नहीं हो सकती। तो अगर ये वैल्यू छोटी है ये वैल्यू बड़ी है, तो न्यूमरेटर तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी कि जो एफ डैश एक्स है तुम्हारा इस केस में वो लेस देन जीरो रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर मैं बात करूं सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन की, सिर्फ डिक्रीज करेगा, अगर मैं बात करूं सिर्फ डिक्रीजिंग की, तो जो न्यूमरेटर है तुम्हारा वो या तो जीरो बनेगा और या वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है निशा? तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा इस केस में। तो इस केस में जो हमारा एफ डैश एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो।
ठीक है मेरू, तो ये बात समझ में आ गया, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा। यानी कि मेरे पास एक तरीका आ गया फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने का। मैं क्या देख सकता हूं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है उस केस में। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एफ डैश एफ एक्स, मान लो मैंने तुम्हें एक फंक्शन दे दिया 2 raised to the power x और इंटरवल कह दिया -1 से -2। मैंने तुमसे पूछ लिया कि बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल के ऊपर। तो अब मुझे वो ग्राफ बना के देखने, चलो ग्राफ बना लो तो बहुत अच्छी बात, इसका तो ग्राफ बना ही सकते हैं हम। पर अगर ग्राफ नहीं बनाना आता, क्योंकि अब ऐसे फंक्शन तो हमें देगा नहीं जिसके हम ग्राफ बना के देखें कि फंक्शन बढ़ रहा है कि घट रहा है ना, तो हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ता है। तो बताओ ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या है ये फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर, बताओ। बोलो, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, एफ डैश एक्स निकालो। तो एफ डैश एक्स करोगे तो कितना आएगा, 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 की पावर एक्स log 2, ये फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। अब इस इंटरवल के ऊपर देखो, इस इंटरवल के ऊपर ये डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, या पॉजिटिव और जीरो रहेगा, या नेगेटिव और जीरो रहेगा, ये देखो क्या होगा। अब तुम्हें पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, ये तो log 2 तो हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू है, log 2 तो पॉजिटिव ही होता है। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या 2 की पावर एक्स कभी नेगेटिव हो पाएगा, 2 की पावर एक्स, 2 की पावर एक्स में तुम कुछ भी रख लो, नेगेटिव नंबर रख लो, पॉजिटिव नंबर रख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, तो ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्या ये कभी नेगेटिव, सॉरी, क्या ये कभी जीरो हो सकता है, क्या इस इंटरवल के अंदर कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है जिसके लिए जीरो बन जाए, बताओ। क्या ये 2 की पावर एक्स जो है, क्या ये कभी जीरो बन सकता है इस इंटरवल के अंदर, ये कभी जीरो भी नहीं बन सकता। कैसे बनाओगे जीरो, रख के देखो, कुछ कभी जीरो नहीं बनेगा। तो ये वाली चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन जीरो है। तो ये जो फंक्शन है ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यही बात समझ में। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाओगे, 2 raised to the power x का, याद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, जब x की वैल्यू, जब बेस जो है वो 1 से बढ़ाओ, है ना, जब बेस जो है वो क्या हो, 1 से बढ़ाओ, तो फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। तो ये कैसा दिख रहा है तुम्हें, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं दिख रहा है, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात नहीं आई, तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए थी कि सर अगर ऐसा हो गया कि इंटरवल के ऊपर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू भी ले रहा है और नेगेटिव भी ले रहा है, फिर क्या करेंगे। ऐसा भी तो फंक्शन बनाया जा सकता है जो फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू भी ले ले और नेगेटिव भी ले ले, फिर उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, मैंने कह दिया कि एफ एक्स मान लो तुम्हें दिया हुआ है 2x, सॉरी, x² - 1, या x² - x, ये फंक्शन दे दिया और इंटरवल दिया है 0 से 1। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, एक बार इसको चेक करो। अगर मैं इसकी बात करूं 0 से 1 तक के इंटरवल पे, तो ये फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग बोलेंगे या डिक्रीजिंग बोलेंगे, बताओ। तो अगर मैं फंक्शन का डेरिवेटिव करता हूं यहाँ पे एफ डैश एक्स, तो फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x - 1 आएगा, बोलो, है ना, ये फंक्शन क्या आएगा, 2x - 1 आएगा। यानी कि अगर थोड़ा सा तुम इसको देखो तो ये जीरो कहाँ बनेगा, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते तो x - 1/2 बनेगा। अब ये इंटरवल जो है ये यहाँ पे क्या है, 1/2 है, जीरो है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1/2 है ना। अब अगर 0 से 1/2 के बीच में देख रहे हो, अगर 0.5 से कोई छोटी वैल्यू रखोगे तो ये यहाँ पे नेगेटिव बनेगा फंक्शन, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा फंक्शन 1/2 से 1 तक, और 1/2 पे जीरो भी बन रहा है ना। तो इस वजह से अब इस फंक्शन का क्या करें, तो इसको सोल्व करने के लिए एक कंसेप्ट आया मेरे पास, किसका, मोनोटोनिक फंक्शंस का। इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए मेरे पास कौन आया, मोनोटोनिक फंक्शन का कंसेप्ट आया। मोनोटोनिक फंक्शन ने इस बात को क्लियर कर दिया। मोनोटोनिक फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है, देखो, ठीक है। तो मोनोटोनिक फंक्शंस नाम सबने सुना ही होगा, ये इसीलिए आया मोनोटोनिक फंक्शन। कहता है कि ये फंक्शन इज मोनोटोनिक, ए फंक्शन इज मोनोटोनिक, एक फंक्शन मोनोटोनिक होगा इफ इट आइदर इंक्रीजेस, इफ इट आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। या तो ये फंक्शन इंक्रीज करे, और अगर एक फंक्शन डिक्रीज करे, या तो इंक्रीज कर जाए या डिक्रीज कर जाए, तो मोनोटोनिक होगा, एकदम आसान सी बात है। कहता है अगर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो भी उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। अगर एक फंक्शन डिक्रीजिंग है तो भी उसको मोनोटोनिक बोलेंगे, ठीक है।
यानी कि तुम कहोगे फिर ये क्या कंसेप्ट हुआ सर, फिर मोनोटोनिक बोलने की जरूरत ही क्या है, मोनोटोनिक बोलने की जरूरत ही क्या, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो बोल रहे थे, उसको दूसरा नाम देने की जरूरत क्या है ना। अब देखो जरूरत क्या है, मान लो एक इंटरवल है यहाँ पे, एक फंक्शन बना लिया, एक जो हमें फंक्शन नोन है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो मुझे साइन एक्स का ग्राफ पता है, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ सबने देखा है ना, ऐसा होता है, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ऐसे जाता है साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ, है ना। हाँ बिल्कुल मोनी, वो भी समझ सकते हो। मान लो यहाँ पे जीरो वैल्यू होती है, ये वाला पॉइंट कितना होता है, ये वाला पॉइंट पाई/2 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, मान लो इतना ही ग्राफ ले लो, साइन के इतने ही ग्राफ की बात कर लो बस, है ना। अब मैं तुमसे अगर ये क्वेश्चन करूं, देखो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तुमसे कि फंक्शन का बिहेवियर बताओ मेरे को ऑन 0 से पाई/2। पहला क्वेश्चन तो मैंने किया कि 0 से पाई/2 पे फंक्शन क्या है, दूसरा क्वेश्चन मैंने तुमसे किया कि पाई/2 से पाई के ऊपर फंक्शन क्या है, और तीसरा क्वेश्चन मैंने तुमसे किया कि 0 से पाई के ऊपर क्या है। अगर 0 से पाई/2 तक की बात की जाए तो मेरा फंक्शन क्या है, 0 से पाई/2 तक, ये अगर यहां तक फंक्शन देखो तो फंक्शन प्रॉपरली इंक्रीज करता जा रहा है और कहीं इक्वल वैल्यू भी नहीं ले रहा है, तो वहां पे हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। 0 से पाई/2 पे मेरा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, ये तो साफ दिख रहा है। और अगर मैं तुमसे पाई/2 से पाई के ऊपर पूछूं, अगर मैं पाई/2 से पाई के ऊपर तुमसे पूछ रहा हूं, तो पाई/2 से पाई के ऊपर फंक्शन गिरता हुआ आ रहा है और वैल्यू भी नहीं ले रहा, हाँ अभी अमीर उस पर भी जाएंगे, तो इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं 0 से पाई के ऊपर क्या होगा, 0 से पाई के ऊपर फंक्शन क्या होगा, 0 से पाई के ऊपर फंक्शन पहले तो बढ़ता हुआ गया और फिर फंक्शन घटता हुआ भी गया, तो क्या हम फंक्शन को ये बोलेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हम क्या बोलेंगे फंक्शन को, हम फंक्शन को बोलेंगे कि ये फंक्शन कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो बिहेवियर होता है वो एक पूरे इंटरवल का होता है। अब इस पूरे इंटरवल का 0 से पाई का एक बिहेवियर बताओ क्या होगा। तुम ये कहो कि या तो 0 से पाई का पूरा इंक्रीजिंग बिहेवियर है, वो बात भी गलत है क्योंकि ये घटा भी है। 0 से पाई का पूरा बिहेवियर डिक्रीजिंग है, तो ये बात भी गलत है क्योंकि बढ़ा भी है। तो 0 से पाई के ऊपर कोई भी एक बिहेवियर फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसलिए इस फंक्शन को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही यहाँ पे इंक्रीजिंग है ना ही यहाँ पे डिक्रीजिंग है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं मोनोटोनिक की। तो 0 से पाई के पाई/2 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, 0 से पाई/2 के ऊपर हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहां पे हम फंक्शन को मोनोटोनिक बोल सकते हैं। ये फंक्शन क्या हो गया, मोनोटोनिक हो गया। ठीक है, यहां पे भी हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है तो मोनोटोनिक हो गया। यहां पे हमारा फंक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे नॉन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक नहीं है। जैसा कि मोनी ने बोला, मोनोटोनिक का मतलब ही, मोनो का मतलब क्या होता है एक, तो मोनो से ये समझो कि उसके पास बिहेवियर एक रहना चाहिए। अगर फंक्शन के पास एक बिहेवियर है, या तो वो इंक्रीज कर रहा है या वो डिक्रीज कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मोनो का मतलब एक बिहेवियर शो रखे, है ना। तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, एक बिहेवियर रखने वाले को। अगर उसने दो बिहेवियर रख लिए एक ही इंटरवल के ऊपर तो फिर वो मोनोटोनिक नहीं होगा। जैसे कि 0 से पाई के ऊपर उसने दो बिहेवियर रखे हैं, इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो वहां पे मोनोटोनिक नहीं है। और मोनोटोनिक नहीं है इसका मतलब वहां पे ना तो इंक्रीजिंग रहा होगा और ना डिक्रीजिंग रहा होगा, समझ रहे हो ना। तो इसने सोल्व कर दिया हमारा मैटर, इसने क्या कर दिया, हमारा मैटर सोल्व कर दिया मोनोटोनिक ने। उसने कहा कि अगर एक बिहेवियर नहीं है तो मोनोटोनिक नहीं होगा, और मोनोटोनिक नहीं होगा तो यानी कि ना तो वो इंक्रीजिंग था और ना ही वो डिक्रीजिंग था। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता तो मोनोटोनिक हो जाता। क्लियर हुई ये बात या नहीं हुई। तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, जो या तो इंक्रीज करे और या डिक्रीज करे, है ना। एक फंक्शन अगर एक ही इंटरवल के अंदर इंक्रीज भी करता हुआ दिख रहा है डिक्रीज भी करता हुआ दिख रहा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे ना तो वो इंक्रीजिंग है और ना ही वो डिक्रीजिंग है। ये बात समझ में आ रही है। तीसरी बात, अगर एक फंक्शन सिर्फ इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक, सिर्फ डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक, अगर वो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है तो वो नॉन मोनोटोनिक। ये तीन बात क्लियर हो जानी चाहिए। अब इस दुनिया में एक ही ऐसा फंक्शन है जो हमारी इस बात को थोड़ा सा क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। क्या करता है, क्या करता है, हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। एक फंक्शन होता है कौन सा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टेंट फंक्शन को बताओ क्या बोलोगे, कॉन्स्टेंट फंक्शन को बोलो क्या बोलोगे, मोनोटोनिक नहीं, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिसाइड करो, पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिसाइड करो। अगर पहले तुम्हें कोई डाउट है तो वो पूछो, नहीं है तो फिर इसकी बात करते हैं। कोई डाउट है यहां तक तो पूछ लो, फिर आगे चलता हूं। कंफ्यूजन हो सकती है यहाँ पे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ, तो ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला जो फंक्शन था, ये वाला ये हमारा फंक्शन मोनोटोनिक है क्योंकि ये पूरे इस इंटरवल पे सेम बिहेवियर रख रहा है। ये फंक्शन मोनोटोनिक है और इनफैक्ट पूरे रियल नंबर्स पे मोनोटोनिक है। ये वाला फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। ठीक है, ये वाला मोनोटोनिक 1/2 से 1 तक मोनोटोनिक है क्योंकि वहां पे इंक्रीज कर रहा है, 0 से 1/2 तक डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है तो यहाँ भी मोनोटोनिक है, समझ रहे हो। पर 0 से 1 तक ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है और ना ही वो मोनोटोनिक भी है। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ इस बात पे। नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन तो देखो, अगर मैं कांस्टेंट फंक्शन की बात करूं, कांस्टेंट फंक्शन तो तुम्हें पता है ऐसे चलता है। अब इस फंक्शन को तुम क्या बोलोगे ये बताओ, इंक्रीजिंग बोलोगे, डिक्रीजिंग बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलोगे, नाइदर इंक्रीजिंग बोलोगे, नॉर नॉर डिक्रीजिंग बोलोगे, क्या बोलोगे बताओ। इस फंक्शन को हम क्या नाम देंगे। मान लो ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू 5, ये फंक्शन है। इस फंक्शन को क्या बोलोगे बताओ।
ये तो मोनी ने गूगल करके देखा है, वो एंटी टोन होगा, एनी टोन नहीं होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ पहले। अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की तो क्या होगा फिर? अगर फंक्शन 5 है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 होगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 5 है, अगर फंक्शन 5 है तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आएगा। और 0 वाला बिहेवियर कहाँ होता है? इंक्रीजिंग वाले में भी होता है और डिक्रीजिंग वाले में भी होता है। इंक्रीजिंग वाले में भी होता है और डिक्रीजिंग वाले में भी होता है। ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन दोनों फंक्शंस में तो आई थी। ये वाली बात खाली इंक्रीजिंग में भी दिखी थी मुझे, और ये वाली बात मुझे खाली डिक्रीजिंग में भी दिखी थी, खाली डिक्रीजिंग में भी दिखी थी, है ना। तो पहली बात तो ये, इस फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? ये बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी, बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। पहली बात तो ये, क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे बोल सकता हूं कि ये फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग? क्योंकि अगर इंक्रीजिंग है, अगर तुम्हारा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो नॉन डिक्रीजिंग होगा एंड नॉन इंक्रीजिंग भी होगा। अब क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है तो हमारा फंक्शन मोनोटोनिक भी होगा, हमारा फंक्शन मोनोटोनिक भी होगा। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या होगा? मोनोटोनिक भी होगा। अब तुम्हें आंसर देखना है, ऑप्शन देखना है। अगर वहां पे बोथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग लिखा हुआ है तो उसको टिक कर दो। ठीक है, लिखा हुआ है नॉन डिक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग तो उसको भी टिक कर दो। समझ रहे हो? क्लियर हो गई बात? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग लिखा है तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग वाली बात गलत हो जाएगी। नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये बात सही है। ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ये बात सही है। बोलो यहां तक कोई समस्या है तो बोलो। ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं? देखो, हमारे पास क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन, मतलब ज्यादातर तो, जैसे कि मान लो वो तुम्हें पोलिनोमियल दे देगा, वो तुम्हें क्या दे देगा? एक पोलिनोमियल दे देगा। ठीक है, जैसे कि एक आसान पोलिनोमियल से बात करते हैं। जैसे कि मान लो x³/3 -5/2 x² प्लस का 6x। मान लो ये फंक्शन है, मैंने कह दिया कि फाइंड द इंटरवल्स ऑफ फंक्शन। जहां पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है वो इंटरवल्स बताओ क्या होंगे, है ना। वो इंटरवल्स पूछे जहां पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, वो इंटरवल्स पूछे। तो वो इंटरवल्स कैसे निकलेंगे तुम्हें ये देखना। ठीक है, तो पहले तो क्या करोगे? हमेशा फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहला तो क्या करना है? फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। एंटी मोनोटोन होता है जो मोनोटोनिक नहीं होता है, यानी जो ड्यूअल बिहेवियर रखता है। एफ डैश एक्स क्या होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो ये तो x² बनेगा माइनस का 5x और प्लस का 6, ये हो जाएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला काम करना है कि फंक्शन के फैक्टर्स बना लो। जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है इस फंक्शन के फैक्टर बनाने हैं, तो इसके फैक्टर x-2 और x-3 बन जाएंगे। अब तुम्हें पहले ये देखना है कि ये फंक्शन जीरो कहां बन रहा है। जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है एफ डैश एक्स जीरो कहां बन रहा है? तो एफ डैश एक्स को जब जीरो के बराबर रख के देखोगे तो यहां से एक्स की एक वैल्यू तो 2 आएगी और एक एक्स की वैल्यू 5 आएगी। ये तुम्हारे इन पॉइंट्स को क्या बोला जाता है? इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोला जाता है। तो पहला काम तुम्हें ये करना है कि फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लो। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं? हम नंबर लाइन खींचते हैं। एक हमें क्या खींचते हैं? नंबर लाइन खींचते हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स का को यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, है ना। x की वैल्यू 2 रख देते हैं और x की वैल्यू 5, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में ये नंबर्स हमें दिखे हैं। सॉरी क्या लिख दिया? x सॉरी 3 होगा, 3 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 लिख लो। तो उसी सीक्वेंस में लिखने हैं, ऐसे मत लिख देना कि इधर 3 लिख दिया और इधर 2 लिख दिया। जो लेफ्ट, जो छोटा होगा वो लेफ्ट में आएगा, जो बड़ा होगा वो राइट में आएगा। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। हमारी जो नंबर लाइन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी? 3 में। एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो जो हमारे इंटरवल्स ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले होंगे वो यही 3 में से होंगे। यानी कि मुझे अब इन 3 बिहेवियर्स में से, ये जो 3 इंटरवल्स हैं इनमें से हमें क्या देखना है? बस डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है कि डेरिवेटिव कैसे दिखेगा। अब तुम्हें क्या करना है? माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लो, क्योंकि हमने स्प्लिट कर दिए वो इंटरवल। जहां पे फंक्शन ने सेम बिहेवियर रखा था वो इंटरवल हमने बांट दिए। हमने कह दिया कि माइनस इंफिनिटी से 2 तक फंक्शन का एक ही बिहेवियर है, पता नहीं क्या है। 2 से 3 तक फंक्शन का एक ही बिहेवियर है और 3 से इंफिनिटी तक भी एक ही है। तो हमने वो इंटरवल पहले ही स्प्लिट कर लिए। अब यहाँ पे बिहेवियर देखने के लिए कोई एक पॉइंट मिल जाए जो डेरिवेटिव बता दे मुझे, तो माइनस इंफिनिटी से 2 तक जो तुम्हें सबसे कन्वीनियंट पॉइंट लगता है उसको उठाओ और इस डेरिवेटिव में रख के देख लो कि डेरिवेटिव कैसी वैल्यू दे रहा है। जैसे माइनस इंफिनिटी से 2 तक 0 है, मान लो माइनस इंफिनिटी से 2 तक 0 है, तो जैसे यहाँ पे अगर तुमने 0 रखा तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव? 0 - 2 करोगे तो -2 हो जाएगा और 0 - 3 करोगे तो -3 हो जाएगा। -2 की -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6 आ जाएगा। -2 की -3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मानते हो? तो ये वो इंटरवल है जहां पे हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखेगा। अब 2 से 3 के बीच का डिसाइड करो। 2 से 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लो जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे। 2.5 ले लिया, 2.6, 2.7 जो लेना है।
अगर तुम यहाँ पे 2.5 को फंक्शन के डेरिवेटिव में रखते हो तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव बनेगी, ये वाला फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे 2.5 रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे 2.5 रखोगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो जो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, वो मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव बन जाएगा। और अगर 3 से इन्फिनिटी की मैं बात करूं, 3 से मैं आगे देखूं 4 5 6 7 8, तो अगर कोई 7 8 की बात करें तो ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा और ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा। दो पॉजिटिव की मल्टीप्लीकेशन हमेशा पॉजिटिव ही आती है, तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्लियर हो गई बात? है ना? अब तुम्हें क्या देखना है बस, अगर तुमसे मैं, अब देखो 2 और 3 का भी रोल है, अभी तक हमने 2 और 3 की कोई बात नहीं करी है। अगर मैं 2 और 3 की बात करूं तो यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। देखो मान लो एक इंटरवल तो मैंने तुमसे पूछा माइनस इन्फिनिटी से 2 का ओपन, और एक इंटरवल पूछा माइनस इन्फिनिटी से 2 का क्लोज। अगर मैं 2 को छोड़ दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे 2 को छोड़ दूं तो फिर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 2 को छोड़ दूं तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। है ना? अगर फंक्शन को यहाँ से 2 को छोड़ दूं तो डेरिवेटिव 0 नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। तो इस इंटरवल पे तो बोलोगे कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे जीरो होने का कोई चांस नहीं है, सिर्फ सारे पॉजिटिव वाली वैल्यू है। और अगर यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 2 को तुमने क्लोज कर दिया, यानी कि ये पॉइंट भी इस इंटरवल में मिला लिया, अब इसके ऊपर तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है ना, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बन रहा है। तो अगर इस इंटरवल पे पूछूंगा तो मैं इस इंटरवल पे क्या जवाब दोगे कि फंक्शन खाली इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या है तुम्हारा, खाली इंक्रीजिंग है। समझ आ रही बात? खाली क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर हो रही है बात? इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। अच्छा, कई बार कुछ बुक्स के अंदर इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की जगह वो सिर्फ इंक्रीजिंग भी लिख देता है, तो वो भी ठीक ही है, उसमें क्या गलत बात है। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग तो होगा ही, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बढ़ तो रही है। तो कई बुक्स जो होती हैं जैसे आर डी शर्मा के कुछ क्वेश्चंस तुम देखोगे तो इंटरवल तुम्हें ओपन दिखेगा, पर वहां पे उसने सिर्फ इंक्रीजिंग लिख रखा है, तो उसको गलत मत बोलो, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अधूरा है, मतलब वो पूरा प्रिसाइज सही नहीं है। बाकी अगर एग्जैक्ट बात की जाए तो ओपन इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और क्लोज इंटरवल पे खाली इंक्रीजिंग होगा। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर मैं तुमसे इंटरवल पूछूं इंक्रीजिंग के, अगर खाली इंक्रीजिंग के इंटरवल पूछे तो खाली इंक्रीजिंग के इंटरवल कौन से लिखोगे, माइनस इंफिनिटी से 2 को फिर इंक्लूड करना पड़ेगा ना, जीरो भी बनाना है, जीरो बनाना है तो 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव का इंटरवल ये है, यहाँ पे 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर ये इंफिनिटी तक जाएगा, और इसका हम क्या ले लेंगे, यूनियन ले लेंगे। अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं, अगर मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करूं तो ये माइनस इंफिनिटी से 2 का ओपन लेना पड़ेगा, फिर जीरो वालों को छोड़ना पड़ेगा, और यूनियन में 3 से इंफिनिटी तक की बात करनी पड़ेगी। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर मैं खाली डिक्रीजिंग का इंटरवल बात करूं, अच्छा यूनियन क्यों लगाया ना, इनको मिक्स करने के लिए, इंटरवल को कंबाइन करने के लिए। और अगर खाली डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो खाली डिक्रीजिंग कहां होगा, खाली डिक्रीजिंग नेगेटिव जहां ले रहा है, तो 2 को भी छोड़ना, सॉरी 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा और 3 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे 2 और 3 इंक्लूडेड होंगे तो जीरो हो जाएगा। और अगर मैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूं तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में हमें 2 और 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो ओपन 2 से 3 हो जाएगा। इस मेथड को जो हमने किया, इस मेथड को हम क्या नाम देते हैं, बेबी कर्व मेथड नाम देते हैं। ये जो साइन देखने का, यहाँ पे जो ये साइन देखे जाते हैं ना ऐसे करके नंबर लाइन पे, इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं। तो तुम्हारे पास मोस्ट प्रोबेबली ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर आया ज्यादा से ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आया तो ऐसा आएगा, नहीं तो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। कोई फंक्शन देके पूछ लेगा क्या ये मोनोटोनिक है, कोई फंक्शन दे देगा और 4 इंटरवल बना देगा, कहेगा कि इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, इस पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा बोर्ड में आता है। बाकी तुम्हें समझ आ जाना चाहिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। बस इतना ही है इसके अंदर, और काफी और कुछ खास चीज है नहीं। बोलो, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एक आगे एक क्वेश्चन और कर लो। x+2e⁻⁻x ये है। हाँ एकदम आराम से हो जाएगा दीप्ति। 9 10th का तो वीओडी मिलेगा, कुछ लाइव होगा, 11 12th का तो सारा मैं करा रहा हूँ। इस फंक्शन को एक बार चेक करो, करो एक बार खुद से कोशिश करो।
ट्राई करो एक बार। तो अगर एफ डैश एक्स हम करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा के होगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स प्लस टू एज इट इज ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का माइनस हो जाएगा, प्लस में ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज एक्स प्लस टू का 1 हो जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स पूरे में से कॉमन आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस का 2 और प्लस का 1, ये हो जाएगा। फैक्टर जरूर बनाने हैं, जब तक प्रॉपर फैक्टर ना बन जाए इतने नहीं करना है कुछ भी आगे काम। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा माइनस का एक्स और माइनस का 1, माइनस 1 माइनस को कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, ये है तुम्हारे फंक्शन का डेरिवेटिव। अब फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालो एफ डैश एक्स, अगर एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रखोगे तो जीरो कहाँ होगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स तो कभी जीरो हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता और हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये बात ध्यान रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी जीरो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है, ये मैंने तुम्हें जब कराए थे फंक्शन बड़े अच्छे से सिखाया था, भूल गए तो मुझे पता नहीं। यहां से सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1, सॉरी। तो यानी कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो मेरी नंबर लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी ले लो, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी ले लो, जो -1 होगा वो बीच में होगा, बस 2 ही पार्ट्स में डिवाइड होगा। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई भी एक नंबर उठा के रख दो, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच का कोई भी एक नंबर उठाओ और रख के देखो, मान लो तुमने यहाँ से -2 रख दिया, अगर मैं इसके अंदर -2 रख दूं तो ये -1 बन जाएगा, और -1 की जब माइनस से गुना हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, एक माइनस बाहर है इसका ध्यान रखना, ये गलती कराएगा नहीं, तो ये भी तो डेरिवेटिव को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ई वाला तो पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। -1 से अगर आगे देखोगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब 0 ले सकते हो, -1 से आगे 0 ले लो, अगर एक्स की वैल्यू 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। समझ आया कि नहीं आया। तो अगर मैं इंक्रीजिंग की बात करूं, खाली खाली इंक्रीजिंग की अगर बात करें तो 0 हो सकता है, खाली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 का क्लोज, क्योंकि -1 के ऊपर 0 वैल्यू ले रहा है। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक के ओपन इंटरवल पे। अगर डिक्रीजिंग की बात करूं तो फंक्शन डिक्रीज कहाँ कर रहा है, ओपन -1 से प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हमेशा ओपन रहती है, मैंने जब इंटरवल्स कराए थे तब बताए थे, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को कभी क्लोज मत करना, इन्फिनिटी इंटरवल्स के अंदर हमेशा ओपन रहती है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करें तो सॉरी 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 क्लोज करना पड़ेगा ना, डिक्रीजिंग पे क्लोज करना पड़ेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे -1 से इन्फिनिटी का ओपन आ जाएगा। बोलो अब क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ सभी को या नहीं हुआ। तो ऐसे करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, और हाँ बिल्कुल अमीर उनका ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है और फैक्टर बना के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, उसको देख लेना है क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो, इंक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा तो कल ही नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, ज्यादा लंबी हो जाएगी फिर क्लास। ये कह रहा था फंक्शन y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस एक्स, इस फंक्शन के बारे में बताओ। इज पहला ऑलवेज इंक्रीजिंग, दूसरा ऑलवेज डिक्रीजिंग, ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑलवेज डिक्रीजिंग, तीसरा फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और चौथा फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीज, ठीक है बताओ। बोलो किस पे बात कर रहा है, ये सारे के सारे रियल नंबर पे बात कर रहा है, तुम इंटरवल ढूंढ रहे हो तो इंटरवल की बात कर रहा है पूरा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी थ्रू आउट बात कर रहा है, पूरी नंबर लाइन के ऊपर बात कर रहा है ये। बोलो वेरी गुड गोविंद। कौन नहीं कह रहा है, डी। फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखो पहले, तो फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स का क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, एलसीएम कितना आएगा, यहाँ 1 बनेगा, माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 तो कट जाएगा, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसके बारे में क्या कह सकते हो तुम, इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो ये बताओ। जो ऊपर एक्स स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव या जीरो से बड़ा रहेगा, जो एक नंबर का स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना,
और एक्स स्क्वायर यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नीचे वाला हमेशा 1 से बड़ा रहेगा और 0 भी हो सकता है, यानी कि ये ओवरऑल जो डेरिवेटिव है तुम्हारा, जो ओवरऑल dy ओवर dx है, ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बनेगा। ये तुम्हारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, हमेशा ही डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा। अच्छा ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, सॉरी 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 सॉरी, ये ध्यान नहीं दिया भाई। हाँ हाँ, जब भी मैं कहूँ कि सारे ऑलवेज डिक्रीज क्यों करें, सॉरी 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 सॉरी, माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से छोटा रहेगा। देखो छोटी सी गलती हो गई, उसने गड़बड़ करा दिया, तो ऊपर वाला 0 या 0 से छोटा है, यहाँ पे 1 प्लस 0 या 0 से बड़ा है। तो जो तुम्हारा ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है, ये 0 या 0 से छोटा हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है, ये 0 या 0 से छोटा हो जाएगा, है ना। तो फिर हम कहेंगे कि ऑलवेज डिक्रीजिंग वाला ऑप्शन सही है। हमारा फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, चलो आज के लिए ना इतना ही करते हैं। अब अगर मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू भी करूंगा तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्लास में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, थोड़ा ही काम है, और नेक्स्ट क्लास से ही हम इसकी प्रैक्टिस भी शुरू करा देंगे। ठीक है, तो आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर लेना। मैं एक शीट दे देता हूँ अब तुम्हें, क्योंकि 3 टॉपिक हो गए। एक शीट दे देता हूँ, 3 टॉपिक हो गए। एक तो हो गया तुम्हारा फिजिकल क्वांटिटी वाला, एक हो गया टेंजेंट नॉर्मल, और एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। तो 3 टॉपिक हो गए हैं, तो मैं शीट दे देता हूँ, तुम प्रैक्टिस कर लो। ज़्यादा दिन, कल संडे भी है तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर मैं भेज दूंगा, अगर टाइप हुई तो टाइप भेज दूंगा, नहीं तो पीडीएफ भेज दूंगा अरियन से, तो वो कर लेना क्वेश्चन बैठ के। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे अब मंडे को। मैक्सिमम मिनिमा और बचता है बस तुम्हारा। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमा हम मंडे को कर लेंगे, और अप्रोक्सीमेशन भी बचता है, वो दोनों टॉपिक मंडे को करेंगे। चलो तो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय। गोविंद उसको मैं देखूंगा फिर